बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम नाजरीन को न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हमारी टीम रोज़ाना आप दोस्तों के लिए एक अलग मौजू का इंतखाब करती है, जिस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में कुछ डिस्कशन करते हैं, अपने नॉलेज में इजाफ़ा करते हैं, या फिर हम मतलब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में अपने नज़रियात को जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज हमारा मौजू क्या है? बहुत अहम मौजू है, मगर इससे पहले मौजू बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि हम हफ्ते में कोशिश करते हैं कि कुछ दिन आपके लिए तिब नबवी के हवाले से जो सुनहरी उसूल हैं उनके बारे में ज़रूर हम कुछ चीज़ें जो है प्रोग्राम में शामिल करें। तो आज हमने जिस सब्जेक्ट को तिब नबवी के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है वो है स्लीपिंग डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हैं। एक नींद का वक्त पे ना आना या हर वक्त सोते रहना, ये भी एक डिसऑर्डर ही है। हमने ये देखा है कि आजकल लोग सारी सारी रात जाग रहे होते हैं और दिन में जब सारी रात जागेंगे तो दिन में ज़ाहिर सी बात है सोना पड़ेगा। और या फिर हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो सोने के लिए टैबलेट इस्तेमाल करते हैं और बग़ैर गोली खाए उनको नींद भी नहीं आती है। तो ये जो कैफियत है, ये सूरत हाल कब पैदा होती है और इसको तिब नबवी के सुनहरी उसूलों के मुताबिक कैसे हल किया जा सकता है, उस हवाले से ये चल के एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। जी दोस्तों, आपने मालूमात हासिल कर ली होंगी और ये बात सच है कि ये दौर जदीद में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैब, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हमें नींद से काफ़ी दूर ले जाता है। और उसके अलावा नींद, मैंने सुना है कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए होते हैं उनको भी इतनी जल्दी नहीं आती, फ़िक्र रहती है। तो यहाँ फ़िक्रें और ये जो परेशानियाँ होती हैं ये भी आपको जगाए रखती हैं, नींद इसकी वजह से भी नहीं आती है। और हमने ये भी सुना है कि अगर लोगों को प्यार हो जाए तब भी नींद नहीं आती। खैर, आज हमारा मौजू जो है वो इस प्यार व्यार से बहुत दूर, मगर हाँ उन लोगों के बारे में ज़रूर है जिनकी नींदें उड़ी हुई हैं। सियासत के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उस हवाले से बहुत से लोग अलग अलग किस्म की बहस करते हुए और तजिया करते हुए नज़र आते हैं। लॉन्ग मार्च हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ये इसका ऐलान हो चुका है और लाखों लोगों को इस्लामाबाद में बुला के पूरा शहर बंद करने का प्लान जो है वो भी किया जा चुका है। ठीक है, वजूहात जो भी हैं, मगर इस वक्त मुल्क के लिए क्या ये लॉन्ग मार्च ज़रूरी है? क्या फ़ौरी तौर पे इंतखाबात होना ज़रूरी है? या जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं क्या इनको इक़्तिदार से हटाना ज़रूरी है? या फिर कुछ मसलहतन ख़ामोश होना और इंतखाबात का इंतज़ार करना ज़रूरी है? आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस सारी एपिसोड में जो फ़ायदा है वो किसका हो रहा है और नुकसान इसमें किसका होगा, इसी बारे में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तजियाकार हैं, आप एंकर पर्सन हैं और माहिर माशियात भी हैं, जनाब नदीम मौलवी साहब। खुश आमदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम। तो ये ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है जी। क्या बात ज़रूर। तो नदीम भाई, इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें और प्रोड्यूसर कहे ब्रेक, तो क्यों ना एक ब्रेक से हो ही आए, है ना? एक ब्रेक के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में हम हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं जनाब नदीम मौलवी साहब, जिनसे हम बात करने वाले हैं हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के हवाले से। मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार, क्या इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त होंगे? आज इन मौज़ूआत पे अपने प्रोग्राम में हम बात करने वाले।
सर, ये जो हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, आपको इसमें कितना दम नज़र आता है? ये हमेशा से होता ही आया है और गुज़श्ता कई सालों से तो हम ये देखते ही आए हैं। क्या इस दफ़ा ये जो लॉन्ग मार्च होने वाले हैं, ये माजी के मुकाबले में कोई मुख्तलिफ अलग किस्म के लॉन्ग मार्च हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छे अपने इंट्रो में कहा कि जी प्यार का इस्तेमाल जो है ना, आप सही मानों में सही जगह पे करें तो वो आपकी ताकत बनती है। प्यार हम करते हैं मुल्क से, मगर हमारे सियासतदान करते हैं अपनी पार्टियों से, और उनके कारकुन भी प्यार करते हैं उनकी पार्टी से। मुल्क वो तरक्की करता है जिनकी आवाम अपने मुल्क से पहले मोहब्बत करती है, पार्टी से बाद में। ठीक है। हमारे यहाँ जिससे पूछे आप कौन है, मैं फलां पार्टी का हूँ। आप क्यों चाहते हैं कि आपकी पार्टी हुकूमत में आए? जनाब, मेरा लीडर सबसे अच्छा है। हर आदमी अपनी एक दुनिया में बैठा हुआ है और जिसे देखे दूसरे को तनकीद करता है, और यही हालत होती है जब भी ऑपोजिशन गवर्नमेंट में आती है तो वो बदल जाती है, गवर्नमेंट के लोग जब ऑपोजिशन में आते हैं वो बदल जाते हैं। अवाम का वही हाल होता है। अभी देखिए, आप महंगाई के बारे में, ये इमरान खान गवर्नमेंट में अपोजिशन ने महंगाई का मसला लेके किस कदर शोर मचाया है ना। आज वो इक़्तिदार में आए हैं तो महंगाई उसी तरह हो रही है। भाई, महंगाई को रोकने का क्या प्लान था इन लोगों के पास? ये असल चीज़ है, और वो उस वक्त होगा जब आप मुल्क से मोहब्बत करेंगे। देखिए, हमारे जो ताल्लुकात है इंटरनेशनल भी, वो सियासी ताल्लुकात होते हैं। कभी हमने सोचा है कि जनाब ईरान में सस्ता गैस मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, हम ईरान से ख़रीद लें। कभी हमने सोचा है कि रशिया से जो है वहाँ से पेट्रोल ले लें, डीजल ले लें, ऑयल ले लें। कभी हमने ये सोचा है कि यूक्रेन में गंदम सस्ती मिलती है, वहाँ ले लें। हमारी सियासी, हम कहते हैं सऊदी नाराज़ ना हो जाए अगर हम ईरान के पास जाते हैं। ईरान के पास जाते हैं तो सऊदी का सोचते हैं, सऊदी के पास जाते हैं ईरान का सोचते हैं, रशिया के पास जाते हैं अमेरिका का सोचते हैं। हम इन्हीं सोचों में रह जाते हैं और फिर हम कहते हैं हमारा चाइना नाराज़ ना हो जाए, अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। हम इसी सबको नाराज़गी ख़त्म करने के चक्करों में हम कर्जा लेते हैं। देखिए, हम अगर अब बात करें ना मईशत, जिन लोगों से कर्जे लिए हुए हैं उन लोगों की मतलब पसंद नापसंद का फिर देखिए हम कर्जा ले रहे हैं, गुलामी नहीं ले रहे। मगर पाकिस्तान में लोग गुलामी समझ के कर्जा लेते हैं। ठीक है, हम खैरात नहीं ले रहे हैं। अगर हमको सऊदिया देता है तो हम उसके पैसे वापस दे रहे हैं। अगर अमेरिका के साथ हम कुछ करते हैं कारोबार तो उनके साथ तिजारत है। मगर ये जो हम बात करते हैं ना बराबरी की बुनियाद पे, इसके ऊपर जो है ना, हम नहीं। अब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ईरान से भी लेता था तेल, जबकि दुनिया नहीं लेती थी क्योंकि उसे सस्ता तेल मिलता था। यही हिंदुस्तान आज रशिया से 30% कम में तेल ले रहा है। यही अगर आप जापान की बात करें, अमेरिका और जापान की सदियों की दुश्मनी है। जापान और अमेरिका में सबसे बेहतरीन ट्रेड होता है। तो दुनिया भर जो है ना लोग कारोबार कर रहे हैं मईशत को मद्देनज़र रखते हुए। हम कब करते हैं? हम तो ये कहते हैं कि जनाब चीन नाराज़ ना हो जाए, सीपैक का मसला ना हो जाए। अरे पाकिस्तान का जो मसला है उसके ऊपर हम सोचें। मगर देखें, ये आलमी सतह पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है कुछ ममालिक को, ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक को भी। अब जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भारत ने लिया है रूस से, ठीक है, उसके ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। तुर्की ने लिए, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। भारत एक जगह से चीज़ ख़रीद रहा है, एक मुल्क से, अभी आप ईरान की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। पाकिस्तान ख़रीदेगा, साथ ही जो है वो मामला कुछ और हो जाएंगे। तो ये वाला तासुब जो है वो भी मानी रखता है, और मेरा ख्याल है कि हमारे लीडर्स ने ही ये क्रिएट भी किया हुआ है, खामोशी इख्तियार करके, या फिर आई डोंट नो कुछ। देखिए, मसला हमारे साथ ये है कि जब हम ऑपोजिशन में बैठते हैं ना, बड़ी तनकीद। अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं अमेरिका ने साजिश की, इसने की, उसने की। क्या इमरान खान कह सकते हैं कि जब वापस हुकूमत में आएंगे क्या अमेरिका के साथ तिजारत ख़त्म? क्या उसके ऊपर क्या आप सैंक्शंस लगा देंगे? क्या हम अमेरिका से ट्रेड नहीं करेंगे? नहीं होगा ये प्रैक्टिकली। ये आवाम को सिर्फ जज्बाती किया जाता है, और ये जज्बात से ना कारोबार नहीं चलते। हिंदुस्तान आज 8% से ऊपर की GDP रेट क्यों कर रहा है? उसकी वजह यह कि वो जो है सियासत को अलग रखता है, मईशत को अलग रखता है। वो ये देखता है जहाँ उसका मफाद आ रहा होता है उससे तिजारत करना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ आज भी पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन अरसे से पड़ा हुआ है। हमारे गैस के मसले ख़त्म हो जाते हैं, नहीं, हम वो पाइपलाइन स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि हमें कुछ मुल्कों को खुश करना है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे यहाँ गैस का बहरान है, हम ये नहीं देख रहे कि हमारे यहाँ मईशत बढ़ते चले जा रही है, हम ये नहीं देखते कि जनाब अवाम के लिए सहूलतें पैदा करें। नहीं जनाब, रोडें बंद कर दो, जलसे जुलूस कर दो, धरने कर दो, बड़ा मज़ा आ रहा है जी, गाने चल रहे हैं। ये वो अवाम है जिसको रोटी का मसला है। आप सड़कें बंद कर रहे हैं। आप जितने ये जो अवाम जाती है एक शहर से दूसरे शहर, आपका पेट्रोल इस्तेमाल होता है, फिर आप रोते हैं कि जनाब ट्रेड डेफिसिट। आज 39.5 बिलियन डॉलर्स का आपके पास ट्रेड डेफिसिट है। आपके हर चीज़, आपके रिजर्व जो है ना, इस वक्त आपके पास 16 बिलियन डॉलर रह गए हैं। और हम ये तमाशेबाजी कर रहे हैं कि जनाब इस सियासतदान ने ये बोला, उस सियासत। अगर ये तमाम सियासतदान मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो आए, कुछ प्रपोजल करें, कुछ वर्किंग करें, कुछ बताएं, कुछ मॉडल लेके आए कि जी ये इकोनॉमिक मॉडल है। आपके पास फ़हीम 10 साल का भी इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। 10 साल तो छोड़े, 5 साल का नहीं है। दुनिया भर में लोग 50 साल के इकोनॉमिक मॉडल लेके बैठे हैं और फिर उसके अंदर वक्त के साथ हल्के हल्के चेंजेस करते हैं। हमारे यहाँ ये हुकूमत गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई, पॉलिसी बदलते गए, फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? अपने अपने पूरी हुकूमतों में जो हुकूमत में नहीं है उसके खिलाफ केस बनाने और उन्हीं लोगों को अदालतों में घसीटने के अलावा हमारी हुकूमतें और क्या कर रही हैं? हमारी हुकूमत को चाहिए कानून साजी करे, मगर वो अपना वक्त ज़ाया करती है दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना। देखिए, अदालतें हैं, नैब है, एंटी करप्शन है, 1 लाख इदारे हैं, मगर आप देखें टीवी पे उनकी रहनुमाई कौन कर रहा होता है? सियासतदान। और क्या रहे होते हैं? हमने बंद कराया, हमने छुड़ाया। देखिए, इसका मतलब यह है कि तमाम सियासतदान जो है ना, इदारों को इस्तेमाल करते हैं और फिर जब उनके ऊपर खुद आती है तो कहते हैं इदारे बुरे हैं। और सर ये तो चीज़ वाज़ेह हो गई कि मतलब किसी के जेल जाने से, किसी के ऊपर केस बनने से, किसी की ज़मानत होने से, किसी के ऊपर किसी भी किस्म का जुर्म जो है साबित होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो दोबारा वो शुरू कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ओहदेदार ऐसे हैं इस वक्त जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हैं, बट वो अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, कारोबार के हवाले से बात कर रहे हैं तो जो अप्रैल में जो सिर्फ सीमेंट की, ये आज की अखबार की कुछ ज़्यादा खबरें हैं, सीमेंट की जो फ़रोख्त है वो सिर्फ अप्रैल में 28% उसमें कमी आई है, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 82% कम हुई हैं। फिर कपास की जो पैदावारी हदफ है उस हदफ से 22 लाख गांठें वो कम प्रोड्यूस हुई हैं। तो ये इस तरह की एक तवील मतलब लिस्ट है कि जो हमें नुकसान की तरफ लेके जा रही है। हमें किस तरह पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना है, बेहतरी की तरफ लेके जाना है, इस हवाले से आपकी माशी तौर पे जो है रहनुमाई है वो हम हासिल करेंगे। एक छोटा सा वक्फा दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज नदीम मौलवी साहब हमारे साथ हैं जिनसे हम मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से बात कर रहे हैं और आने वाले इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं और मुस्तक़बिल करीब में जो लॉन्ग मार्च होने वाला है हुकूमत के ख़िलाफ़ उसके हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। सर, अभी हम वक्फे से पहले ये कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च वगैरह के बारे में बात की हमने और जो माशी तौर पे मुल्क की जो सूरत हाल बनती जा रही है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली हमने। इंतखाबात के बारे में बात की जा रही है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और उनके फॉलोअर्स वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवा लिए जाएँ और हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह ये 1.5 साल पूरा गुजार लिया जाए। किसको क्या फ़ायदा होने वाला है अगर इंतखाबात जल्दी होते हैं या देर से होते हैं? तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, अगर जल्दी होते हैं सबसे बड़ा नुकसान होगा आवाम का, और अगर वक्त पे होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आवाम का। वो कैसे कि जनाब अब जो हुकूमत है उनको 1.5 साल दे दे, ठीक है, और 1.5 साल में उन्होंने अगर परफॉर्म नहीं किया तो सामने आ जाएगा। और 1.5 साल में उनकी पूरी कोशिश रहेगी फ़हीम
कि वो परफॉर्म करे अगर उनको जीतना है तो आम तौर पे अगर ये 1.5 साल नहीं देते तो जो भी हुकूमत आएगी वो उनके पास एक बहाना होगा कि जनाब इतनी जो गंद करके गए हैं या ये जो बीच में जो आपने हुकूमतों को अनस्टेबल किया इसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, मुल्क को 5 साल और लगेगा, सब्र करें, घबराना नहीं, तो आवाम तो पिस गई। जिस तरह वो पहले ये कहते रहे कि गुज़श्ता जो हुकूमत है उनकी वजह से हम अभी तक जो है उस नुकसान को ही नहीं भर पा रहे हैं, है ना, यही बातें करते रहे। तो ये अब आप चैलेंज आपने किसी को किया है तो आप फेस करें। अब अगर देखें जो हुकूमत है 1.5 सालों में, 1.5 साल की बात है, ज़रा भी अगर परफॉर्मेंस नज़र आई ना तो फिर मैं आपको बता दूं फिर ऑपोजिशन भूल जाए। क्योंकि ऑपोजिशन के पास 3.5 साल था और ये 1.5 साल, अगर 1.5 साल में एक आदमी 3.5 साल से बेहतर कारकर्दगी करेगा अवाम उसी को देगी, और अगर 1.5 सालों में कुछ नहीं किया तो अवाम कहेगी आपने सिर्फ अल्फाज थे आपके पास, आपने किया क्या। तो दोनों तरफ में अवाम का फ़ायदा है। और अगर हम इस वक्त हम जाते हैं धरनों पे, हंगामों में, तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो चले जाएंगे, आपका मुल्क और बदतरीन पोजीशन पे हो जाएगा। आज जो हम बात करें ना ट्रेड डेफिसिट, ये जो $39 बिलियन का है, 1 महीने का डाटा नहीं है फ़हीम, ये 10 महीनों का डाटा है। आज आपने बात की ना सीमेंट का, सीमेंट किस तरह प्रोडक्शन, किस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करेगी, अवाम के पास खाने को नहीं है, क्या घर खरीदेंगे। अच्छा नहीं, वो तो एक गरीब आवाम जिनके पास खाने को नहीं है, जो बिजली की कीमतों की वजह से या वो लोड शेडिंग की वजह से या वो तनख्वाहों की वजह से, नौकरियां ना होने की वजह से, आटा चीनी घी की कीमतों की ज़्यादा होने की वजह से वो तो बेचारे पिस रहे हैं, वो तो पिस ही रहे हैं। उनके अलावा भी जिन लोगों के पास पैसा है, वो जो पैसा लगा रहे थे वो भी पैसा लगाना एक से रुक गए हुए हैं मार्केट में। आप खुद मतलब कारोबारी आदमी हैं, मुझे बताएं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में सही वक्त है आपके लिए और गैर मुल्की के लिए? देखिए, जब तक कि हुकूमतें स्टेबल नहीं हो जाती उस वक्त तक कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता, और ऑपोजिशन को चाहिए मुल्क की मफाद में कम से कम 1.5 साल खामोशी से सब्र के साथ बैठे और देखें कि ये क्या कर रहे हैं, ताकि स्टेबिलिटी नज़र आएगी लोगों में तो लोग आएंगे। और फिर हमें क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। हमें सऊदीया से ये कहना चाहिए, देखिए सऊदीया का बहुत बड़ा ट्रेड है, उनसे हमें ये कहना चाहिए कि जनाब आप एक काम करें, आप हमसे डॉलर ना लें, आप हमें तेल दें, हम आपको चावल देंगे, या हम आपको वो अशिया देंगे जो आप ऑलरेडी हिंदुस्तान से ख़रीद रहे हैं, दूसरे ममालिक से ख़रीद रहे हैं, ताकि हमारे डॉलर इस्तेमाल ना हो। इसी तरह जिसे हम बाटर ट्रेड कहते हैं, आप अगर बाटर ट्रेड करेंगे तो फिर आपका जो डॉलर है वो सेव हो जाएगा। ठीक है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, हमें ये दुनिया भर को ये पैगाम पहुंचाना है कि जनाब जो पाकिस्तान को सस्ता देगा हम उसके साथ तिजारत करेंगे। हमें ये सियासी तौर से चीज़ों को हटाना पड़ेगा। अमेरिका अगर चीज़ें दे रहा है हमें, सियासी तौर पे नहीं, माशी तौर पे चीज़ें दे रहा है, जो कि ट्रेड कर रहा है हमारे साथ, अमेरिका के साथ जाएंगे। चीन दे रहा है, चीन के साथ जाएंगे। हम ये क्यों नहीं कर पा रहे आखिर? कहाँ ये बड़ी बुनियादी सी बात है। ये बात देखें, आप यहाँ सीट पे बैठ के कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जो इक़्तिदार में नहीं है वो भी यही बात कर रहा होता है, मगर जिस वक्त इक़्तिदार में जाते हैं उस वक्त हमारी शायद प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, या हमारे सारे वो ख्यालात और वो जो चीज़ें लोगों को प्लान बताए होते हैं वही सारे बदल जाते हैं। देखिए, हम घबराते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब यमन से सऊदीया पे हमले की बात आती है ना, आप सऊदीया की लैंग्वेज देखें बदल जाती है पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान को बड़े अच्छे नज़रों से देखता है, बहुत बुलाता है पाकिस्तान को, इमदाद भी देता है। क्यों उसको पता है यमन से बचाने वाला सऊदी को सबसे पहले कौन आएगा? पाकिस्तान। फिर वो एक हमें बताता है कि जी आप सऊदी को नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह के घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ ऐसी बातें बनाई जाती हैं, बहुत सी चीज़ें। देखिए, अल्लाह का घर हम सबको बहुत पसंद है, जान निसार है हम सब के लिए, मगर जब हम मईशत की बात करते हैं, मुल्कों की बात करते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उस इंसान का नज़रिया कैसा है। हम अक्सर कहते हैं नज़र से हम देखते हैं, नज़रिए से नहीं देखते। हमारी आवाम जो नज़र दिखा रहे होते हैं ना, आप वही देख रहे हैं।
अब आप नज़रिए से देखें कि हमारी तिजारत बेहतर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कि अगर सऊदीया कहे कि जनाब मैं आपको तेल के बदले में आपसे चीज़ें खरीदूंगा, हमारी सियासत बदल सकती है, मईशत बदल सकती है जब हम ये ना कहें कि जनाब इस साल पैसे नहीं लीजिएगा, अगले साल ले लीजिएगा। तो मौजूदा हुकूमत में आपको लगता है कि इतना दम है कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस तरह हम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ सऊदी से या अमेरिका से या दूसरे ममालिक से इस तरह के तजारती ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं और बैठ के डील कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त शहबाज शरीफ का साहब के पास डू एंड डाई वाली पोजीशन आ गई है, क्योंकि अगर वरना वो सियासी मौत हो जाएगी अगर 1.5 साल नहीं किया। तो डू की तरफ जाएंगे, डाई की तरफ जाएंगे? ये देखिए, ये इनके जो इरादे नजर आ रहे हैं डू की तरफ, एलएनजी की इंपोर्ट। देखिए, पिछली हुकूमत ने इंपोर्ट किससे किया था? साइप्रस की किसी एक कंपनी से। साइप्रस एक ऐसा है, साइप्रस, लाइबेरिया, माल्टा, जिसकी कोई साख्त नहीं है। ये डील किससे करके आ रहे हैं? ये कतरी लोगों से। कतर की हुकूमत और साइप्रस से रजिस्टर्ड कंपनी में बहुत फर्क आ गया। वो डिफॉल्ट कर गए, एलएनजी नहीं मिला, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पीटीआई को बदनामी हुई, गैस की फरामी नहीं। अब ये क्या करें? इनके जहाज आ रहे हैं, एलएनजी का जहाज आ गया, गैस की शॉर्टेज का आपकी कम हो जाएगी, बिजली का बहरान कम हो जाएगा। ये होती है क्विक प्लानिंग और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आपने एलएनजी किया, आपने कहा सऊदीया से लेंगे, कतर से लेंगे, ऐसे ममालिक से लेंगे जिस मुल्क से आपके ताल्लुकात है। वो डिफॉल्ट करेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। ये नहीं कि जनाब एक कंपनी जो है वो साइप्रस में है, दूसरी इटली के कहीं कहीं रजिस्टर हुई हुई है। पिछले साल यही हुआ था। आप देखें, यू हैव टू गो टारगेटेड। शहबाज शरीफ साहब के पास टारगेटेड जा रहे हैं। वो आते के साथ उन्होंने पावर प्लांट्स की तरफ क्यों गए? वरना वो तो वही बात करते हैं, पिछली हुकूमत ने ये किया, हम उसको पकड़ेंगे, इसको उन्होंने कहा मैं पिछली हुकूमत पकड़ दकड़ नहीं करूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा पावर प्लांट्स, क्योंकि बिजली का बहरान आज भी है और उनको पता था। देखिए, वेल अवेयर थे। आज जो बहरान हो रहा है और वो बहरान ख़त्म करने के लिए एलएनजी जो है वो पहली रेमेडी है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो इंतखाबात हैं वो वक्त पे होने चाहिए, ताकि और उसमें आवाम का फ़ायदा, ये भी अगले वोट्स के लिए अपना बेस्ट जो है वो देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, महंगाई के हवाले से भी आपको लगता है कि इस हुकूमत के पास कोई प्लान है? देखिए, प्लान ये इकोनॉमिक साइकिल होता है। जैसे कि मैंने कहा ना, अगर आप फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं तो आपको 20 से 22 रुपये यूनिट पड़ते हैं। आप एलएनजी से बनाते हैं तो आपको 12 रुपये और 13 रुपये यूनिट पड़ते हैं। तो अगर आप एलएनजी से बनाएंगे तो आपको क्या है, सस्ती बिजली बनेगी। सस्ती बिजली बनेगी तो आप आईएमएफ के जो डिक्टेशन है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। आप बिजली कीमतों को, रेट्स को जब आप कम करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कॉस्टिंग कम होगी, तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो ये एक इकोनॉमिक साइकिल है। अगर सही सिमत पे हुकूमत लेके जाती है तो हमारी मईशत बेहतर हो सकती है। हमें हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करना चाहिए, हमें मुल्क से मोहब्बत करना चाहिए और ये सियासी लड़ाई झगड़ों से हट के मुल्क के बारे में सोचना। थैंक यू सो मच नदीम भाई, आपका बेहद शुक्रिया। और वाकई ये जो बात है ना कि सियासी लड़ाई झगड़े ये हमें ख़त्म करने होंगे और स्पेशली आवाम को तो लाजमी ख़त्म करने होंगे। हमने ये देखा है कि करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त जो हैं वो भी आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ के बैठे हुए हैं। किस वजह से? सियासी नज़रियाती इख्तलाफ होने की वजह से। ये नज़रियाती इख्तलाफ होना हुस्न है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम एक दूसरे के सर ही फाड़ दें। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।